23,400 रुपए की मांग को लेकर हरियाणा में पिछले 23 दिन से चल रहे क्लर्कों के धरने को लेकर अब प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। अब सरकार ने नो वर्क नो पे का रूल लागू करते हुए क्लर्कों को चेतावनी दे दी है। यही नहीं, अब ऐसे क्लर्कों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। हरियाणा में 5 जुलाई से जारी क्लर्कों की हड़ताल का समाधान 23 दिन बाद भी नहीं निकल सका है। क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच हुई 3 दौर की वार्ता में भी मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच सरकार क्लर्कों की हड़ताल को लेकर सख्त हो गई है। सरकार की ओर से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के खिलाफ नो वर्क नो पे का ऑर्डर जारी कर दिया है। इस ऑर्डर को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उन्हें कोई वेतन भी नहीं मिलेगा। यही नहीं, उन्होंने तो हड़ताल पर बैठे क्लर्कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कह दी। मैं बड़े आग्रह से नम्र निवेदन के साथ उनको प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपने काम पर लौटे। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते तो नो वर्क नो पे हम तुरंत लागू करेंगे और उसके अलावा लोगों को राहत दिलाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो अधिकार सरकार के पास है कर्मचारी की हठधर्मिता के खिलाफ, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। इस दौरान ओएसडी जवाहर यादव ने पड़ोसी राज्यों का जिक्र करते हुए बताया कि किस सूबे में क्लर्कों को कितना वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्लर्कों को सर्वाधिक वेतन उत्तर प्रदेश में मिलता है। हरियाणा सरकार भी उसके बराबर ही 20,700 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन इससे ज्यादा वेतन नहीं दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहती है कि इनकी मांग जायज है, इनको 34,500 देनी चाहिए, परंतु दिल्ली में भी वो 19,900 देते हैं और पंजाब में भी 19,900 देते हैं। हुड्डा साहब कहते हैं कि इनकी मांग जायज है, इनको 34,500 मिलना चाहिए। हिमाचल में ये 20,200 देते हैं और राजस्थान में 20,800 देते हैं। सबसे अधिक अगर यहाँ कोई दे रहे हैं तो वो बीजेपी की योगी सरकार है जो 21,700 रुपये दे रही है। हम भी 21,700 रुपये देने के लिए उनको तैयार है, ये हमने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया। आपको बता दें कि हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल 23 दिन से जारी है। इस बीच क्लर्क कई दिन से क्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं। क्लर्क सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें 35,400 रुपए वेतन दिया जाए। इस मांग को लेकर क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच कई दौर की बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। सबसे पहली बैठक 13 जुलाई को हुई, दूसरी बैठक 21 जुलाई को हुई। इसके बाद 26 को तीसरे दौर की बैठक भी कई घंटे चली, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। आपको बताते हैं कि क्लर्कों की मांग को लेकर दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं। सरकार का कहना है कि वे वेतन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वहीं क्लर्कों का कहना है कि सरकार ये स्पष्ट करे कि कितना वेतन मिलेगा। सरकार का कहना है कि 35,400 की मांग को पूरा करना मुमकिन नहीं है, तो क्लर्कों का कहना है कि काम और ग्रेड पे के हिसाब से 35,400 मिलने चाहिए। सरकार का कहना है कि 1.5 लाख कर्मियों का पे ग्रेड बढ़ाना मुश्किल है। वहीं क्लर्कों का कहना है कि कई सालों से वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार आगे भी बैठक करने की बात कह रही है, जबकि क्लर्कों का कहना है कि वे थकने वाले नहीं हैं। इस बीच अब ये देखना होगा कि जब सरकार ने साफ कह दिया है कि वे 21,700 से ज्यादा वेतन नहीं दे सकते और नो वर्क नो पे का नियम लागू होने के बाद क्लर्कों का अगला कदम क्या होगा। इन मांगों को लेकर क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। कई घंटे तक चली बैठकों में भी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। अब देखना होगा कि जब सरकार ने नो वर्क नो पे की बात कहकर क्लर्कों को चेतावनी दी है, तो ऐसे में हड़ताल पर बैठे क्लर्क आगे चलकर क्या बड़ा फैसला लेते हैं। मानसून सत्र के छठे दिन भी दोनों ही सदनों में चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष के हंगामे के बीच छठे दिन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। इस बीच मणिपुर हिंसा पर विरोध जताने के लिए विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। मणिपुर पर बहस की मांग को लेकर संसद का छठा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों ही सदनों की कार्यवाही छठे दिन भी स्थगित करनी पड़ी। दरअसल कार्यवाही शुरू होते ही दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा होने लगा। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसद तख्तियां लेकर पहुंचे। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आके कुछ तो बोलो, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो जैसे नारे लगाते देखे गए। यह देख एनडीए के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे तो विपक्ष ने INDIA इंडिया के नारे लगाने शुरू कर दिए। बता दें कि विपक्षी गठबंधन के सभी सांसद मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री राजस्थान में जाकर भाषण दे रहे हैं,
लेकिन उनके पास सदन में आकर मणिपुर पर भाषण देने का समय नहीं है। ये दर्शाता है कि बीजेपी वाले लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आके अगर उनको, जब आप राजस्थान में जा सकते हो यहाँ पर पार्लियामेंट छोड़ के, क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? इट मीन्स दैट ही हैज नो इंटरेस्ट, ही हैज नो फेथ इन डेमोक्रेसी। राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी उस समय शुरू हुई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब दे रहे थे। तभी विपक्षी सांसदों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते दोनों की तरफ से नारेबाजी होने लगी। विदेश मंत्री ने कहा कि विदेश की विदेश नीति को लेकर जानकारी देना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष हंगामा यह सोचकर ही आया था कि उन्हें हंगामा करना है। कि विपक्ष जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो पूरा हो हल्ला हो रहा था और लग रहा था कि उनके मन में था कि कुछ भी सफलता हो आज कहीं भी भारत आगे बढ़े, उनको या तो उसकी आलोचना करनी चाहिए या कम से कम उसकी जो मैसेजिंग जो है देश को, उसको रोकना चाहिए। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में जवाब दें। पीएम की सदन में मौजूदगी के लिए ही विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव भी दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि विपक्षी सांसद जानबूझकर सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते। विपक्षी सांसदों ने संसद में काले कपड़े पहनकर मणिपुर पर चर्चा करने की मांग करी तो सत्ता पक्ष ने भी जमकर निशाना साधा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये कहते हुए तंज कसा कि काले कपड़े तो मातम के समय पहने जाते हैं। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद गुरुवार को काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे। इस दौरान मणिपुर पर प्रधानमंत्री के भाषण की मांग को लेकर सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं सत्ता दल के सांसद और नेता विपक्षी सांसदों द्वारा काले कपड़े पहनने को लेकर तंज कसते नजर आए। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी विपक्ष के काले लिबास पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि काले कपड़े तो मातम में ही पहने जाते हैं। विपक्षी पार्टियों के नए गठबंधन के जन्म के साथ ही कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, तभी सब काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं। काले कपड़े तो मातम में ही डाले जाते हैं। अब ये जो नई पार्टी बनी है, इसका जन्म लेने के साथ ही कोई ना कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, इसीलिए काले कपड़े डाले जाते हैं। वहीं यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर पूछे गए सवाल पर अनिल विज ने कहा कि सरकार के लिए सभी धर्मों के लोग एक समान हैं। इसके लिए एक ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है जो सभी को समान अधिकार दे। यूसीसी पर विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग तो पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हैं। इसमें किसी को क्या एतराज है कि सरकार सबको समान नजर से देखे। यूसीसी है सबके लिए समान नागरिक संहिता, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग ना होकर सरकार के लिए सभी लोग एक हैं, सभी लोग समान हैं। वो उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग तो पैदा ही विरोध करने के लिए, वो तो दिन चढ़ेगा तो भी विरोध करते हैं, रात होगी तो भी विरोध करते हैं। अब इसमें किसी को क्या एतराज है कि सबको समान नजर से देखे सरकार? तो ऐसा तो शुरू से माना गया है कि सरकारों के लिए सबको समान नजर से देखे। वहीं समान नागरिकता संहिता के विरोध को लेकर भी हरियाणा के गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी धर्मों के लोगों को एक नजरिए से देखती है, विपक्ष का काम विरोध करना है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता गठबंधन यानी इंडिया का विस्तार किया गया, तो इसके बाद निगाहें हरियाणा पर भी है।
हरियाणा में गठबंधन पर कांग्रेस का दो टूक जवाब है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से इसका जवाब दिया और विपक्षी दलों को और अपने साथियों को सलाह भी दी। एक और जहां विपक्षी पार्टियां लोकसभा के लिए गठबंधन कर बीजेपी को हराने का दम भर रही हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का रुख कुछ अलग नजर आ रहा है। यही सवाल जब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन इंडिया सिर्फ लोकसभा के लिए है। हरियाणा में कांग्रेस को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। यही नहीं, उन्होंने तो इस दौरान प्रदेश की अन्य पार्टियों को गठबंधन करने की सलाह तक दे डाली। पोर्टल के बहाने से जब मुआवजा डेफर किया जा रहा है, पोर्टल की जरूरत नहीं। ये सरकार पोर्टल सरकार है, फिर किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। पोर्टल से चल जाएगी ना, फिर सरकारी अफसरों की जरूरत है। पोर्टल से चल जाएगी तो ये पोर्टल के बात छोड़ के बहाना छोड़ के तुरंत राहत कार्रवाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर पोर्टल को लेकर भी निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार जनता को पोर्टल के चक्कर में फंसाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिन पोर्टल का इस्तेमाल जनता को सुविधा देने के लिए किया जाना था, वही पोर्टल जनता की परेशानी का सबब बन रहे हैं। इसलिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही ऐसे जन विरोधी पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे। डिजिटल कोई प्राप्ति नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल करनी चाहिए जन को। बेरोजगारी भी इसी वास्ते बढ़ी है। पोर्टल कर जाओ, पोर्टल बैठे रहो। पोर्टल सरकार है, हमारी सरकार आएगी जो पोर्टल चलते करें। जो जन विरोधी पोर्टल हैं, लोगों को तंग करने वाले हैं, वो पोर्टल इन्हीं के साथ ही चले जाएंगे। शुरू से ही हरियाणा की बीजेपी सरकार को पोर्टल की सरकार कहकर निशाना साधने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से पोर्टल का मुद्दा उठाया और उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वह ऐसे सभी पोर्टल्स को बंद करने का काम करेगी जिससे आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर से देश भर के 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी। 14वीं किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। इसके साथ ही इस मौके पर किसानों के लिए यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो यूरिया की बोरी देश के किसानों को 266 रुपए में मिल रही है, वो बोरी पाकिस्तान में 800 रुपए में मिलती है। पड़ोसी देश चीन में 2100 रुपए और अमेरिका में 3,000 रुपए में मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई है जो किसानों के साथ खड़ी है। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने पर धन्यवाद किया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि देश भर के अन्य दाताओं के खाते में सीधे पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भेजने पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई 17,000 करोड़ रुपए की राशि से देश के साथ साथ हरियाणा के भी लाखों किसान भाई निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए छोटे और सीमांत किसानों को एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं। इस योजना के तहत पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है। मौजूदा समय में देश के 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी कर दी है। इस दौरान
करीब 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17 करोड़ रुपए राशि ट्रांसफर की गई है। 2 महीने तक हिंसा की आग में जले मणिपुर में एक बार फिर से हिंसक घटनाओं का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को थोरबंग और गंगवे में फायरिंग की घटनाएं देखने को मिली। एक बार फिर से कुकी और मैथई आमने सामने हैं। एक ओर जहां विपक्ष मणिपुर को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर हिंसाग्रस्त राज्य में तीसरे दिन भी हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। थोरबंग और कांगवे में भी गुरुवार सुबह से फायरिंग हो रही है। दोनों जगहों पर मैतई और कुकी आमने सामने आ गए। यही नहीं, बुधवार को भी म्यांमार बॉर्डर पर फायरिंग और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। इस दौरान मोरे गांव के कई घर आग के हवाले कर दिए गए। इस गांव में कुकी और मैतई दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। हालांकि कुकी लोगों की संख्या यहाँ ज्यादा है। इससे एक दिन पहले यानी 25 जुलाई को कांगपोकिपी जिले में भी आगजनी की घटनाएं सामने आई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान सुरक्षा बलों की 2 बसें जला दी। अधिकारियों ने बताया कि शाम को 2 बसें दीमापुर से आ रही थी। भीड़ ने उन्हें रोका और चेक किया कि उनमें विरोधी समुदाय के लोग तो नहीं है। इस बीच बसों में आग लगा दी गई। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं हिंसा के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने मिजोरम में कुकी समुदाय के समर्थन में निकाली गई रैली पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदरूनी मामलों में दखल न दिया जाए। दरअसल कुकी समुदाय के समर्थन में निकाली गई रैली में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने भी हिस्सा लिया था। इस बीच हिंसा की वजह से मणिपुर में कुकी जोमी समुदाय के करीब 13,000 लोगों ने पलायन कर पड़ोसी राज्य मणिपुर में शरण ले ली। अपने घर छोड़ने को मजबूर प्रदेश के ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सूबे में हिंसा कब थमेगी और कब मणिपुर में लौटेगा अमन और चैन। लेकिन फिलहाल कोई भी इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। बता दें कि पिछले 3 दिनों में यह तीसरी घटना है। इससे पहले भी कई इलाकों में आगजनी और फायरिंग की जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन हालातों के बीच में अब कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्य में शरण लेने को मजबूर है। लेकिन प्रदेश सरकार आग में जलते राज्य में शांति स्थापित करने में असफल रही है। गुरुवार को श्रीनगर में शिया समुदाय के लोगों ने पारंपरिक गुरबाजार डलगेट रूट से मुहर्रम का जुलूस निकाला। 3 दशक के बाद ये पहला मौका था जब इस रास्ते से जुलूस निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर में 3 दशकों के बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। शिया समुदाय के लोगों ने पारंपरिक गुरु बाजार डेलगेट रूट से मुहर्रम का जुलूस निकाला। ये जुलूस श्रीनगर के चर्चित लाल चौक इलाके से भी गुजरा। बता दें कि 1990 के दशक में हिंसा के चलते इस रूट से मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी। 33 साल बाद इस साल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। प्रशासन ने जुलूस निकालने के लिए गुरुवार सुबह 6 से 8 बजे तक का समय दिया था। शिया समुदाय के सैकड़ों लोग सुबह 5:30 बजे ही गुरु बाजार में इकट्ठे हो गए थे। इसके बाद तय समय पर 6 बजे से जुलूस निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए थे। देर रात 2 बजे से ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था। कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि पिछले कुछ सालों से शिया समुदाय की ओर से इस रूट पर जुलूस निकालने की मांग की जा रही थी। प्रशासन ने इस बार परमिशन देने के साथ ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए थे। और हम लोग जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो हम लोग पूरा मीटिंग लिए, सारे सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर मीटिंग लिए और पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए। 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ठीक रहेगा, स्मूथली रहेगा। तो सर सारा पीसफुल अभी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, पीसफुल हो रहा है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम बिल्कुल इंतजाम है। सारे ऑफिसर रात के 2 बजे से ही डिप्लॉयड हैं। बता दें कि साल 1990 में हुई हिंसा के बाद इस रूट से मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं अब कश्मीर के हालात ठीक होने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जुलूस निकालने की अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग जो केंद्र सरकार ने की थी उसे मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अब 15 सितंबर तक संजय कुमार मिश्रा ईडी के डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि संजय कुमार मिश्रा का जो कार्यकाल है वो तीसरी बार बढ़ाने की ये जो मांग है, इसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताया था। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की केंद्र सरकार की मांग को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक पद पर बने रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन हम जनहित में इसे स्वीकार करते हैं। इसके आगे उनके कार्यकाल को बढ़ाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह देश हित और जनता से जुड़ा मसला है, लेकिन एसके मिश्रा का कार्यकाल किसी भी सूरत में 15 सितंबर की आधी रात को खत्म हो जाना चाहिए। बेंच ने सरकार की तरफ से पेश हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी कहा कि क्या ईडी अक्षम लोगों से भरा हुआ है। इस पर मेहता ने कहा कि बात अक्षमता की नहीं है, बल्कि मिश्रा की मौजूदगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिव्यू के लिहाज से काफी जरूरी है। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कुछ पड़ोसी देश भारत को एफटीएफ में डालना चाहते हैं। इस लिहाज से ईडी प्रमुख यानी एसके मिश्रा की मौजूदगी जरूरी है। बता दें कि इस मामले में 26 जुलाई को सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच में इस मामले पर सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था। इससे पहले 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र सरकार का फैसला गैर कानूनी है। इस पर केंद्र ने कहा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की इजाजत दी जाए। बता दें कि केंद्र ने अध्यादेश के जरिए संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था। इसके अनुसार उन्हें 18 नवंबर 2023 को रिटायर होना था। वहीं कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने की मांग के पीछे जो वजह बताई थी, उसमें ये कहा गया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 सितंबर तक कार्यकाल बढ़ाने की मांग को मंजूर तो कर लिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये जो मांग है पहले 15 अक्टूबर तक की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 15 सितंबर तक ही बढ़ाने की मंजूरी दी है।